साथ हैं एक प्रोलिफिक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी डॉक्टर संदीप पांडे। 3 रोज़ा दौरे पे हैं जम्मू कश्मीर के, और इनके साथ और भी लोग हैं जो प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट्स हैं अक्रॉस द कंट्री। यहाँ जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को देखने आए हैं, यहाँ की सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को भी देखने आए हैं, और ये लगातार मिल रहे हैं समाज के प्रोमिनेंट सिटीजन से, सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से और सिविल सोसाइटी से। सर, हम वेलकम करते हैं आपका जम्मू कश्मीर। जी शुक्रिया शुक्रिया और आदाब। सर, किस तरह आप देखते हैं इस जम्मू कश्मीर को, प्री एंड पोस्ट 370, उसके बाद यहाँ इलेक्शन का होना, उसके बाद सरकार का बनना? आप लोगों से मिले, क्योंकि आप एक टच रखते हैं जम्मू कश्मीर से, अर्स्टवाइल कंट्रीज से, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनसे भी आप मिलते रहते हैं। क्या आप चेंजेस देखते हैं, जैसा वादा किया गया था यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि नया जम्मू कश्मीर नया भारत? देखिए, जम्मू कश्मीर में तो हालात पहले से खराब रहे हैं और हम लोग ये 370 को हल्का करने के पहले जो यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगी हुई है उसको भी हटाने की मांग करते रहे हैं। लेकिन जो 370 जिस तरह से यहाँ से उसको एकदम डाइल्यूट किया गया, वो तो बहुत ही चौंकाने वाला था। क्योंकि देखिए, जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिला हुआ है। जो भारत और जम्मू कश्मीर के राजा के बीच समझौता हुआ था, उसके तहत जम्मू कश्मीर को ये अधिकार था कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका कोई भी कानून यहाँ लागू करने के पहले यहाँ की असेंबली उसको पास करती है। लेकिन आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और जम्मू कश्मीर के लोगों को छोड़ दीजिए, आपने असेंबली तक से नहीं पूछा, उसको मंजूर नहीं कराया। आपने बाहर का एक गवर्नर यहाँ लाके बिठा दिया और उसके माध्यम से जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इनके तो एजेंडे पे बहुत समय पहले से है कि 370 को हटाना है, उन्होंने उसको एक झटके में जिस तरह से हटाया वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। और उसके बाद जिस तरह से यहाँ नागरिक अधिकारों का दमन हुआ, लोगों को, बड़े नेताओं को घरों में नजरबंद कर दिया, छोटे कार्यकर्ताओं को जेलों में भेज दिया। सिर्फ जम्मू कश्मीर की जेलों में नहीं, हमें मालूम है कि यहाँ के लड़कों को बाहर के राज्यों में भी जेलों में भेजा गया और कुछ लोग आज तक भी जेलों में हैं। तो ये जो तरीका है कि आप जबरदस्ती एक चीज को थोप देते हैं, पार्लियामेंट में आप फारूक अब्दुल्ला को आने नहीं देते हैं। ये झूठ बोला जाता है कि वो बीमार है, जबकि वो कहते हैं कि मेरे घर पे पुलिस लगी थी। और आपको ये बता दूं कि लखनऊ में जब हम प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मेरे दरवाजे पे भी पुलिस लगा दी ताकि हम इस 370 को जो डाइल्यूट किया गया इसके खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल ना हो पाए। हालांकि उसके बावजूद हमने बाद में 2 प्रदर्शन किए लखनऊ के अंदर। मैं जब श्रीनगर आया उसके बाद हवाई जहाज से, तो श्रीनगर के हवाई अड्डे से मुझे वापसी का टिकट खरीद के भेज दिया गया मेरे साथियों के साथ। और जब हम नवंबर 2019 में हमने जम्मू से श्रीनगर का एक मार्च प्लान किया जिसमें यहाँ के स्थानीय साथी शामिल थे, तो हमें यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कहा गया कि आप सीधे चलते चले जाइए, आप कहीं मीटिंग नहीं करेंगे। और उधमपुर होते हुए जब हम रामबन पहुंचे और वहाँ जब हमारी प्रेस वार्ता हो रही थी, तो उसको रोक के और ये बहाना बना के कि आगे लैंडस्लाइड हुआ है, उस यात्रा को वापस कर दिया गया। तो ये तो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि आप नागरिक अधिकारों को यहाँ कुचल रहे हैं, लोगों को आज़ादी नहीं है अपनी बात रखने की। अगर आप सरकार के फैसलों पे सवाल उठाते हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, आप जेल चले जाएंगे। अगर ये अच्छा फैसला था तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आपको 10 साल क्यों लगे यहाँ पे इलेक्शन कराने के लिए। और आपने स्टेट का दर्जा खत्म करके इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है, लद्दाख को अलग कर दिया है। पहले तो लद्दाख के लोगों को अच्छा लगा कि वो चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर से अलग हो, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पे बाहर के लोगों को आके कब्जा करना बहुत आसान हो गया है जब 370 और 35 से हटाया गया। और उनको ये भी समझ में आया कि जम्मू कश्मीर को तो कम से कम असेंबली मिली है, उनको तो असेंबली भी नहीं मिली है। तो उनकी जो एकमात्र आवाज़ थी जम्मू कश्मीर असेंबली में 4 एमएलएस के माध्यम से, वो भी खत्म हो गई। तो अब उनको भी लगने लगा है कि ये फैसला गलत है और कश्मीर के लोग तो पीड़ित ही हैं इससे। और जो सरकार आई है वो
वो अपनी असेंबली में रेजोल्यूशन पास करती है कि 370 को बहाल किया जाए, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार सुनने को नहीं तैयार है। तो इस तरह की असेंबली और इस तरह की डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि जब आप जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और मुझे याद है कि पहले इसी उमर अब्दुल्ला की सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने के लिए भी एक प्रस्ताव पारित किया था विधानसभा से, न तो उसको केंद्र सरकार ने माना, और अभी जो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है 370 धारा की बहाली का, उसको भी केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है। बल्कि जो काम आसानी से हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को फिर से एक पूरे राज्य का दर्जा दिया जाए, वो भी करने को तैयार नहीं है। और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि 1.5 करोड़ की आबादी वाले बड़े स्टेट को आप स्टेट मानने को तैयार नहीं है। आप उसे यूनियन टेरिटरी बना के रखना चाहते हैं ताकि आप दिल्ली से बैठ के यहाँ पे सरकार चला सकें। तो ये बहुत ही गलत है। और जो बताया गया था हमें कि 370 लागू होने से यहाँ आतंकवाद खत्म हो जाएगा और यहाँ लोग 3 परिवारों से पीड़ित हैं, हाँ, ये सारी बातें जो आउट ऑफ वे काम किए गए यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 35A के हटने से या 370 का डाइल्यूशन जो किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेशन कह सकते हैं हम, क्या यहाँ पे जियो पॉलिटिकल और कल्चरल इंस्टेबिलिटी हो सकती है? नहीं, हो ही सकती है, क्योंकि देखिए ये बहुत एक संवेदनशील इलाका है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसके पास जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है, और चीन भी घुस आया है उस हिस्से में, बल्कि चीन ने अपनी एक सड़क बना दी है। और भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ तो बहुत बोलती है, खास करके ये वाली सरकार, लेकिन नरेंद्र मोदी तो जब गुजरात में इलेक्शन लड़ते थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो वो मुशर्रफ साहब को संबोधित करके अपना भाषण देते थे, और इन्होंने बताया कि इनका सीना 56 इंच का है। लेकिन चीन जो इनकी ज़मीन पे कब्जा करता है, चाहे वो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है उस पर, या फिर जो लद्दाख में सोनम वांगचुक का कहना है कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन चीन ने कब्जे में ले ली है, इसके खिलाफ ये सरकार कभी नहीं बोलती है। तो इतना बड़ा खतरा है, एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, और हमारी सरकार यहाँ जिस तरह से खिलवाड़ कर रही है, ये ना तो देश हित में है, ना जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है। सर, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस की अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि आदेश सेंटर से जारी होता है और यहाँ सरकार चलाते हैं, क्या सेंट्रलाइज्ड पावर जो है, वो पावर सिस्टम जो है वो गुड गवर्नेंस के लिए अच्छा है, या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के जरिए जो है वो अच्छी गवर्नेंस होगी? नहीं, ये तो कॉमन सेंस है कि भाई जब देखिए डेमोक्रेसी को आपको अगर लोगों तक पहुंचाना है तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होना ही पड़ेगा। और इसके लिए अपने संविधान में पंचायतों की कल्पना की गई, क्योंकि पंचायत एक ऐसी जगह है जहां हर एक इंसान अपनी बात रख सकता है। भाई असेंबली में और पार्लियामेंट में तो आप अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजेंगे, लेकिन जो पंचायती राज का सिस्टम जो कल्पना की गई है, जो गांधी जी की कल्पना है ग्राम स्वराज की, या जो राजीव गांधी की वजह से जो अमेंडमेंट हुआ 73rd 74th अमेंडमेंट, वो ईमानदारी से कहीं भी नहीं लागू किया गया, और उसको लागू होना चाहिए। और देखिए जो 370 की बात है, हमारी ये भूमिका है, मेरी और मेरी सोशलिस्ट पार्टी की, कि भाई 370 तो एक अच्छी चीज है, क्योंकि वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का डिसेंट्रलाइजेशन है। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो भी कानून बनाएगी वो आपके राज्य में तभी लागू होगा जब आपकी असेंबली उसको अप्रूव करेगी। तो जो स्टेट की गवर्नमेंट है, उसकी जो असेंबली है, उसको तो ये पावर होना ही चाहिए कि वो अपने हित को देखते हुए वो चीज़ों को लागू कर सके। मैं उदाहरण दूंगा आपको कश्मीर के बाहर के। आप देखिए सिद्धारमैया ने जब वो पिछली बार मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कर्नाटक का एक झंडा बना लिया था। अब उस झंडे से आपको क्या दिक्कत हो सकती है? भाई कर्नाटक तो भारत का हिस्सा है और रहने वाला है, वो तो ये नहीं कह रहा है कि हमको आज़ाद होना है। और तमिलनाडु की सरकार ये कहती है कि आपका जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है एजुकेशन में, आजकल बहुत बहस छिड़ी हुई है उसके ऊपर, वो कहते हैं कि हम 3 लैंग्वेज फार्मूला नहीं मानेंगे क्योंकि इसके बहाने आप हमारे ऊपर हिंदी थोपेंगे, तो हम अपने स्टेट में सिर्फ 2 लैंग्वेज फार्मूला चलाएंगे। अब तमिलनाडु के लोगों को ये अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? अगर उनको लगता है कि उत्तर भारत के लोग बेईमानी करते हैं, वो देश की कोई और भाषा नहीं सीखने को तैयार हैं सिवाय हिंदी के,
अंग्रेजी थोड़ी बहुत सीख ली तो सीख ली, संस्कृत तो कोई ऐसी बोलचाल की भाषा है नहीं जो जो जिसको वो अपनी थर्ड लैंग्वेज बता देते हैं। अगर आप ईमानदारी से देश की कोई और तीसरी भाषा सीखने को तैयार नहीं है, जो नॉर्थ इंडिया की बड़ी आबादी है, तो आपको क्या अधिकार है कि आप तमिलनाडु जैसे राज्य के ऊपर ये इस बात को थोपें कि वो एक तीसरी भाषा सीखे। तो तमिलनाडु इसका विरोध करता है। तो मुझे लगता है कि इतनी स्वतंत्रता तो हर एक राज्य को और उसकी असेंबली को, उसकी सरकार को होनी चाहिए कि वो अपने हित को ध्यान में रख के निर्णय ले सके। सर, आए दिनों हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल एथिक्स हैं उनको ओवरटेक करके एक धार्मिक नारा दिया जाता है सियासत के लिए, उसको जी। शील्ड बनाया जाता है जी। बहुमत लेने के लिए। क्या देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा या पॉलिटिकल एथिक्स से? क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो है उसी से देश जो है अच्छे से गवर्न होगा। अगर वही जो एथिक्स है डाइल्यूट हो, उनका जनाजा निकले, तो कैसे देश अच्छे से गवर्न हो सकता है? नेपाल धर्म के नाम पे चलता था, वहाँ माना जाता था कि हिंदू राजा है और हिंदू राज, लेकिन वहाँ पे भी उसको खत्म किया गया धर्म का। 100% हम लिटरेसी रेट हासिल करें। कब हम ये सोचेंगे कि इस देश में महिला और बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, वो स्वस्थ हों? कब हम सोचेंगे कि इस देश के हर एक नौजवान नवयुवती को रोजगार मिले ताकि ये देश एक खुशहाल देश बने? अगर हम इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे तो इसका उत्तर बहुत साफ है। और ये तो मूल्यांकन इनको करना चाहिए जो लोग सरकार चला रहे हैं कि इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संदीप पांडे, और इन्होंने 3 रोज़ा दौरा किया जम्मू कश्मीर का और अपना रिव्यू रखा कि प्री एंड पोस्ट 370 क्या हुआ है और कैसे गुड गवर्नेंस हो सकती है एक स्टेट की, एक कंट्री की। और धर्म और संविधान का भी इन्होंने बताया कि देश धर्म से नहीं संविधान से चलेगा और सबको अपने अधिकार संविधान से मिलेंगे, ना कि धर्म को पॉलिटिकल शेड बनाने से। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।